and good evening everyone. How are you? Vector algebra lecture number 2. हेडिंग लिखेंगे सेक्शन फॉर्मूला. अच्छा, ये सेक्शन फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, है ना. 11th में पढ़ा सबसे पहले, कहाँ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. फिर हमने 11th में ही 3D पढ़ी, इंट्रोडक्शन, उसमें भी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा. अब वही सेक्शन फॉर्मूला कन्वर्ट होकर के कहाँ पर आ रहा है? वेक्टर में. सेम बट इन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स. अच्छा, क्या है इसमें भी दो सेगमेंट थे, अगर आपको याद हो. छोटे छोटे में बात कर लेते हैं. इंटरनल डिवीजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल डिवीजन? मान लीजिए कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए एंड द सेकेंड पॉइंट इज बी. अच्छा, इनके पोजीशन वेक्टर्स मुझे मालूम है. लेट इट्स पोजीशन वेक्टर इज ए बार एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इज बी बार. ये ओ है. अच्छा, पहले अपन क्या पढ़ते थे? लेट ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड x2, y2. अब यहां पर क्या है? लेट ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर व्हाट? a bar and b bar. Now if vector joining a and b is divided by some point p in the ratio of m:n, then you have to find the position vector of this division point. पहले अपन क्या बोलते थे? Find the coordinates of that particular point. इस बार बोलेंगे find the position vector of that particular point, और जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? r वेक्टर से रिप्रेजेंट किया. तो इंटरनल डिवीजन है, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, है ना. तो इंटरनल डिवीजन में बाकी कहानियां मैं नहीं लिख रहा हूं. आर वेक्टर इज गिवन बाय व्हाट? एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन. खत्म. एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन. इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला. अच्छा, मान लीजिए कि ये पी पॉइंट मिड पॉइंट होता. आर वेक्टर का मतलब समझ रहे हो ना? आर वेक्टर मतलब आप बोलो तो मैं लिख देता हूं ओ पी वेक्टर, दैट इज नथिंग बट व्हाट? ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2. या उसको मिड पॉइंट वाले में लिख देते हैं. चलो चलो चलो, यहां पर आगे बढ़ते हैं. इफ पी इज मिड पॉइंट, अगर P मिड पॉइंट है तो m:n का मतलब 1:1. तो m 1:1, 1 1 1 + 1. तो R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द डिवीजन पॉइंट, दैट इज नथिंग बट व्हाट? A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2. इसको मैं कुछ ऐसा लिख दूं तो आपको और ठीक लगे. OP वेक्टर है ना, OP वेक्टर दैट इज ऑलवेज गिवन बाय OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर डिवाइडेड बाय 2. ये आपको मिड पॉइंट कनेक्ट कर देगा. अच्छा, मन कर रहा है कि एक ये सेक्शन फॉर्मूला अपन प्रूफ भी कर लें. छोटा सा ना. तो प्रूफ में तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन थोड़े बहुत कंसेप्ट की बात तो जरूर आ जाती है. ए पी वेक्टर डिवाइडेड बाय पी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू m बाय n. मैं लिख देता हूँ ना. तो ए पी वेक्टर डिवाइडेड बाय पी बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू m बाय n. कायदे से मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ. अच्छा, ए पी वेक्टर बोले तो बोलो पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a. r वेक्टर माइनस a वेक्टर. यहाँ पर कितना? b वेक्टर माइनस r वेक्टर इज इक्वल्स टू m बाय n. यहाँ से मुझे लगता है कि आप r वेक्टर निकाल सकते हो. तो मैं लिख देता हूँ that is what? n into r vector minus n into a vector is equals to what? m into b vector minus m into r vector. और यहाँ से मुझे मिलेगा साहब r vector is nothing but m b vector plus n a vector divided by m plus n. ये आपका प्रूफ हो गया. एक्सटर्नल नंबर 2. एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन पॉइंट लाइज आउटसाइड द वेक्टर जॉइनिंग ए एंड बी. बस छोटी सी बात, ये पॉइंट ए है, यहां कहीं पर पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर ए बार, this one having position vector b bar
and there is a division point P whose position vector is r bar. This one is vector A, this one is vector B, and this one is vector R. ये ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट. अच्छा, इस बार क्या होगा? ए पी डिवाइडेड बाय बी पी, ए बी डिवाइडेड बाय बी पी, है ना? ए पी डिवाइडेड बाय बी पी. तो ए पी वैक्टर डिवाइडेड बाय बी पी वैक्टर, और ये रेशियो कितना हो जाएगा साहब? m/n. बाकी तो ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे वही जैसा ये किया है. तो r वेक्टर इज नथिंग बट mb वेक्टर माइनस ऑफ na वेक्टर होल डिवाइडेड बाय m-n. ये आपका रिजल्ट आ जाएगा. दो छोटे से नोट लिख लेते हैं ना क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें फर्स्ट लिखते हैं अपन, कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी. Consider a triangle ABC with AD as median. अच्छा, बात वही है जो सेक्शन फॉर्मूले में हमने मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर की बात की थी. तो यहां पर अपन कर क्या रहे हैं कि एक ट्रायंगल मैंने लिया. This one is your triangle A, B and C, और ये मिड पॉइंट बना दिया मैंने. This one is your median vector, है ना? मीडियन वेक्टर, इसको D लिख लिया. तो अच्छा, मीडियन वेक्टर ये है मीडियन वेक्टर. तो मीडियन वेक्टर मिलेगा कैसे? इस बार A को ओरिजिन मान लिया. तो मीडियन वेक्टर AD is given by AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर डिवाइडेड बाय 2. बात समझ में आ रही? अरे, दिस वन डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो 1:1. तो यहां से मीडियन वेक्टर, मैं अगर बात करूं कि मीडियन वेक्टर मिलेगा कैसे? AD वेक्टर इज नथिंग बट AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर डिवाइडेड बाय 2. यहां से आपको ये मिल जाएगा. AD vector is given by AB vector plus AC vector divided by 2. कोई प्रॉब्लम? ये तो बिल्कुल वही हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला जो आपने निकाला था, A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2. अच्छा, एक काम और करते हैं. We know that internal angle bisector of any angle of triangle divides the opposite side in the ratio of adjacent side. याद है ना? हाँ जी. तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं कि कंसीडर ट्रायंगल ABC with AD as not median. इस बार AD मीडियन नहीं है. AD क्या है? AD as internal angle bisector. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. देन अच्छा, बना लेते पहले ना. कोई भी एक ट्रायंगल लिया मैंने. दिस वन इज ट्रायंगल ABC और इस एंगल का बाइसेक्टिंग एंगल लिया D. तो यू नो दैट अगर मैं इसको बोलूं M और इसको बोलूं N, तो M/n is always given by AB vector, मतलब ये this magnitude divided by this magnitude. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मैं क्या लिख देता हूं कि कहीं लिखा है ना AD क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. देन M/n is always given by AB वेक्टर का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय AC वेक्टर मॉड. बहुत ज्यादा जरूरी आपको ये बात समझनी है कि दैट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड. मैंने उसको वेक्टर के फॉर्मेट में लिख दिया. ऐसा लिख लेते हैं, कंसीडर अ ट्रायंगल
consider a triangle ABC with vertices A 1, -2, 4, B having 5, 1, -7, and C with vertex 2, 4, 6. Find out median वेक्टर या मीडियन की लेंथ की बात ही कर लें, फाइंड आउट मीडियन। बट ऑब्वियस अगर हमने वेक्टर निकाल लिया मतलब उसका लेंथ तो निकाल ही लेंगे, और लेंथ कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड से निकलेगा। तो फाइंड आउट मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए। तो 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं बेसिकली, और आपको मीडियन वेक्टर निकालना है कहां से, जो वर्टेक्स ए से पास हो रहा हो। तो अगर मैं ऐसी बात सोचूं, यही बात तो अभी अपन कर रहे थे, दिस वन इज योर ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। मीडियन क्या करता है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस वेक्टर, है ना, ये वेक्टर निकालना। और अभी आपने सीखा साहब कि ए डी वेक्टर दैट इज मीडियन वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। सो ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, मीडियन वेक्टर थ्रू पॉइंट बी बोल देता तो यहां से मीडियन जाता, तो बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, इसमें कोई इश्यू नहीं। अच्छा, ये तो निकाल ही सकते हो, ए बी वेक्टर कैसे मिलेगा, ए बी वेक्टर दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन दिस माइनस दिस। तो 5 - 1 4, तो 4 i कैप, 1 + 2 तो +3 j कैप, -11 k कैप, ये हो गया साहब। अच्छा, और ए सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, 2 - 1 i कैप, 4 - -2 तो +6 j कैप, एंड +6 - 4 2 k कैप। रिक्वायर्ड एडी वेक्टर है ना, तो एडी वेक्टर कितना हो गया साहब, दिस प्लस दिस देख ही लेते हैं, 4 + 1, दिस वन इज व्हाट 5 i कैप, this plus this 9 of j cap, and this plus this minus of 9 of k cap divided by 2। तो ये तो साहब क्या हो गया वेक्टर फॉर्म में। एंड लेंथ ऑफ मीडियन, अगर आपसे बोल दे कि फाइंड आउट लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन की लेंथ निकालनी, कैन वी फाइंड, हाँ जी, बहुत ही अच्छे से हम लेंथ ऑफ मीडियन निकाल सकते हैं। और लेंथ ऑफ मीडियन कितना हो जाएगा, 1/2 तो ये मिलेगा ही मिलेगा, और √25 + 81 + 81, ठीक है, दैट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू पॉइंट थ्रू वर्टेक्स ए। एंगल बाइसेक्टर्स ऐसा लिख लेते हैं, प्रूफ भी ले लेते हैं एक आध का, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। A and B, these are the two vectors including some angle between them, internal angle bisector is lambda times A cap plus B cap, ये internal angle bisector। अच्छा, a cap means what, vector a divided by modulus of a, b cap means what, vector b divided by modulus of b। so internal angle bisector is lambda into a cap plus b cap। तो external angle bisector अगर मैं बोलूं तो अच्छा, ये lambda क्या है यार, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, बट ऑब्वियस है आपको समझ में आ ही गया होगा, ए कैप माइनस बी कैप। इफ यू वांट टू शो और फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अलोंग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दैट इज गिवन बाय ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। और फिर बात वही है कि अगर मैं बोलूं कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, अलोंग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इज गिवन बाय, कितना हो जाएगा? हाँ समझ में आ गया आपको, ए कैप माइनस बी कैप डिवाइडेड बाय ए कैप प्लस बी कैप। आप बोलोगे सर मजा नहीं आया सर, कुछ मजा नहीं आ रहा है सर, ये तो लर्न कर लिया हमने कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय ए कैप प्लस बी कैप multiplied by lambda, where lambda is any scalar can be determined from any given condition, और lambda a cap minus b cap एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। मुझे लगता है कि एक छोटा सा ना सुंदर सा प्रूफ अपन लेके बैठे तो अच्छा है। यहाँ पे लिख देते हैं साहब प्रूफ, बहुत बड़ा सा नहीं, छोटा सा प्रूफ है ना, छोटा सा। देखो मान लीजिए कि इसका पोजीशन वेक्टर कितना है ए और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है बी बार। ये कितना है ए वेक्टर और ये कितना है बी वेक्टर। इंक्लूडेड सम एंगल बिटवीन देम, इंक्लूडेड सम एंगल बिटवीन देम, एंड यू वांट टू फाइंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये निकालना है। दिस वन इज पी, यू हैव टू फाइंड एंगल, ये और ये बराबर हैं। मान लीजिए कि इसने इसको, अच्छा हाँ जी ये तो अभी पढ़ा हमने। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन विच रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है भाई? इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स, मतलब दिस वन इज टू दिस वन, मतलब ये हो गया मॉडुलस ऑफ ए और ये हो गया मॉडुलस ऑफ बी। कोई टेंशन? अच्छा अब मैंने बोला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोले तो ओपी वेक्टर होगा। दिस वन इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। चलो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो मैंने लिख देना साहब एम बी वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, अरे बोलो ना, प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। यही फॉर्मूला है ना। ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा? सेक्शन फॉर्मूले से मैंने निकाल दिया, एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। एम कितना? मॉडुलस ऑफ दिस, एन कितना? मॉडुलस ऑफ दिस, बिकॉज यू नो दैट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ओके, ज्योमेट्री है साहब। और आपने बोला कि साहब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये है, तो क्या ये फोटो और ये फोटो एक जैसी है क्या? हाँ हमको तो कुछ एक जैसी लग रही है। आप चलो देखते हैं ना, देखते हैं। मैंने क्या किया, इसको तो अलग लिख लिया, इसको मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, और यहाँ पर ये जो लिखा था ना मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू बी वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू ए वेक्टर। अच्छा दोनों सेम दिख रहे हैं ना। मैंने क्या किया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी से, और मल्टीप्लाई भी कर दिया मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। अब समझ में आ गया मुझे लग रहा है। अच्छा ये तो हो गया लैम्डा। अच्छा इसको सॉल्व करो जरा, तो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी लैम्डा, और अंदर क्या मिल रहा है? दिस वन अपॉन दिस वन, दिस वन कैंसिल आउट, बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, बी कैप, और इधर आ गया ए कैप। बस ये रिक्वायर्ड प्रूफ हो। सो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू स्पेसिफिक वेक्टर्स इंक्लूडिंग सम एंगल बिटवीन देम, तो कैसे मिलेगा साहब? लैम्डा इंटू ए कैप प्लस बी कैप। एक आध क्वेश्चन कर लेते तो अच्छा था। चलिए करते हैं। दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर योर कॉम्पिटिशंस।
So let there are two vectors, vector A 7i cap minus 4j cap minus 4k cap, and B vector is minus 2i cap minus j cap plus 2k cap. You have to find the vector C along the internal angle bisector of the angle between vector A and vector B, and it is given that modulus of C is 5 under root of 6. Required vector, internal angle bisector निकालना है साहब. तो required vector C bar, ये तो आपको मालूम है साहब, लेमडा इंटू ए कैप प्लस बी कैप होना है. ये तो क्लियर है ना. अच्छा, तो लेमडा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी. यहां से लेमडा लिख लो. ये कितना, लेमडा टाइम्स ए वेक्टर कहाँ गया भाई, तो 7i कैप माइनस ऑफ 4j कैप माइनस ऑफ 4k कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर. यहाँ पे लिख लेते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा साहब, अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 16 एंड प्लस 16 रूट 81 ना. तो रूट ऑफ 81 हो गया, और रूट ऑफ 81 मीन्स व्हाट, 9 आ गया. अरे 49 प्लस 32, 50 प्लस 31, 81 है ना. अच्छा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी भी आपको मिल गया होगा. कितना आ गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, अंडर रूट ऑफ दैट इज 4 प्लस 1 प्लस 4, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, 3. निकाल लेते हैं साहब. तो दिस वन इज 9 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस ऑफ 2i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस 2k कैप होल डिवाइडेड बाय 3. सिंप्लीफाई करने की बनती है ना, तो 3 टाइम्स तो हो जाएगा, तो लेमडा बाय 9 आ गया. अच्छा, यहाँ पर कितना हो गया, 7i और माइनस ऑफ 6i, 7i माइनस 6i i कैप माइनस 4i और माइनस ऑफ 3j, तो माइनस ऑफ j, नहीं माइनस ऑफ 7j, आई एम सॉरी, तो माइनस ऑफ 7j कैप, और माइनस 4k प्लस 6k, तो प्लस 2k कैप. दिस वन इज योर सी वेक्टर. अच्छा, सी वेक्टर तो आपको तभी मिलेगा जब आपको लेमडा मिल जाए. लेमडा तो निकालना बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान. तो कैसे निकालोगे, तो मॉडुलस ऑफ सी इज गिवन इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 रूट 6. अच्छा, यहाँ मॉडुलस सी निकाल दो. तो यहाँ पर मॉडुलस सी कितना आ जाएगा साहब, लेमडा बाय 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 49, 1 प्लस 49 प्लस 4 रूट ओवर 54, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 रूट 6. तो रूट 54 का मतलब कितना हो गया, 3 रूट 6. तो लेमडा इंटू 3 रूट 6 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 टाइम्स रूट 6. तो ये रूट 6 और रूट 6 कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया. 3 इंटू 5 15, सो लेमडा इज इक्वल्स टू व्हाट, 15. So can we say the internal angle bisector C bar that is given by what, 15 by 9, ये हो जाएगा साहब 15 by 9 multiplied by I cap minus of 7j cap plus 2k cap, and that is your final answer. तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि lambda is any scalar quantity a vector plus b vector, तो a cap plus b cap divided by multiplied by lambda. That will be the required internal angle bisector. और उसने दे दिया है कि इस internal angle bisector का magnitude उसने 5 root 6 दे दिया है, and one can find lambda from here. How to show collinearity of vectors है ना. हालांकि ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अगर आपको कोलिनियरिटी की बात सोचनी है ना, कोलिनियरिटी की बात सोचनी है मतलब वेक्टर्स के पैरेलल होने की बात सोचनी. मैं लिख रहा हूं, जरा इसको आप देख लें. 2 वेक्टर्स, मैंने स्पेसिफिक वर्डिंग्स ली है साहब. 2 वेक्टर्स A बार एंड B बार आर कोलिनियर.
कब होंगे कोलिनियर? इफ एंड इफ ओनली वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. ए वेक्टर इज इक्वल्स टू स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, ये आप पहले से जानते हो. फिर मैंने ऐसा क्यों लिखा? हाउ टू शो कोलिनियरिटी. हाँ, कुछ और बातें भी सीखनी. 3 पॉइंट्स, अच्छा यहां पर क्या 2 वेक्टर्स की बात की, यहां पर मैंने 3 पॉइंट्स की बात की. तो 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर. कब होंगे ऐसा? इफ एंड इफ ओनली इन 3 पॉइंट से 2 वेक्टर्स बना लो. इफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी आर कोलिनियर. और आप अच्छे से जानते हो कि अगर 2 वेक्टर्स कोलिनियर हैं, व्हाट इज इट्स मीनिंग? वन इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, सो दैट इंप्लाइज ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू m टाइम्स बी सी वेक्टर. तो यहां पर बात हो रही है कि डायरेक्ट उसने 2 वेक्टर्स दे दिए और चेक करने के लिए बोला वेदर दीज 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट. हाउ टू शो? हम सीधे सीधे से देख ले रहे हैं कि अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो हम बोलेंगे वेक्टर्स आर कोलिनियर. बट इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन है ना, 3 पॉइंट्स दे दिए जाएं ए बी और सी और बोला जाए कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, तो ये कैसे देखा जाएगा? उससे 2 वेक्टर बना लो, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, और चेक कर लो ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है कि नहीं. बात समझ में आ रही? अच्छा, कभी कभी रेक्टेंगुलर फॉर्म में ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर वेक्टर्स दे दे, यहां पर बात वही हो रही है ना, मैं लिख देता हूं कि वेक्टर्स, इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब ये हो गया कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर इज सम स्केलर. 2 वेक्टर्स का जो कोएफिशिएंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? कोई स्केलर आना चाहिए. कैन वी से दैट रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे आई जे के वो क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनेट होने चाहिए. मैं लिख देता हूं वेक्टर्स a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप. एक वेक्टर ये एंड एक का नाम लिखा है साहब b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. ये 2 वेक्टर्स, these 2 वेक्टर्स. So vector this and vector this are collinear, are collinear if and if only. कब होंगे कोलिनियर? अरे भाई जब दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट आ जाए, स्केलर आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं प्रोपोर्शनेट होंगे. दैट मींस a1 अपॉन b1 इज सेम एज a2 अपॉन b2 इज सेम एज a3 अपॉन b3. थोड़ा सा आसान करके लिख दिया. इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग दोनों सेम चीज लिखी हुई है. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. What is the meaning of linear combination? अच्छा ये क्या बोला है भाई? कोई एक वेक्टर है, 2 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है. लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब आप समझ रहे हो ना, डिग्री के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं. एक एग्जांपल से मैं शो कर देता हूं. जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ r वेक्टर इज इक्वल्स टू 3a वेक्टर माइनस ऑफ 4b वेक्टर, ऐसा लिखा हुआ है. So can we say that r vector is a linear combination of vector a and vector b? बस इतना ही समझ लो. So what is its meaning? R vector is linear combination, linear combination of a bar and b bar. अगर r वेक्टर लिखा है 3a minus 4b वेक्टर, what is its meaning? r वेक्टर is nothing but what? Linear combination of vector a and vector b. आगे और पॉइंट लिखते हैं साहब. लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट? अच्छा, उसकी कुछ स्पेसिफिक मीनिंग भी होगी आगे चल करके. तो पहले तो अपन समझते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या हैं.
vectors a bar, b bar and c bar are linearly dependent. अब मैं छोटे में लिखने वाला हूं, LD are linearly dependent if there exists scalars x, y, z not all zero. Such that x a vector plus y b vector plus z c vector is equals to null vector. अच्छा, अब ये बड़ी अंग्रेजी लिख दी है ना, अंग्रेजी लिख दी भाई, मैथमेटिक्स ऐसी लिखी जाती है ना, लेकिन भाग में गई यार, हम इससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो मैथमेटिकल फॉर्म में जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो अपन करते क्या हैं, पहले तो एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? मान लीजिए कि वेक्टर है ए, वेक्टर है बी, वेक्टर और सी, और मैं बोलूँ कि ये है लीनियरली डिपेंडेंट। तो अगर ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड 3 ऐसे स्केलर्स जरूर होंगे जिनका एग्जिस्टेंस है, और इस तरह से होगा कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज व्हाट? नल वेक्टर। फिर से समझाऊं? हाँ, मैं समझा देता हूं छोटे में। तो यहां पर मुझे ये समझाना बेहतर लग रहा है। कुल मिलाकर के ये बता दूं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, या छोटे में लिख दूं, LD लिख दूं, आर लीनियरली डिपेंडेंट if they have some relation between them. If they have some relation between them. अच्छा, यही पहले लिख देता तो कितना अच्छा था ना भाई। मान लीजिए कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में आपस में कोई एक रिलेशन बना दिया जाए, तो हम बोलेंगे कि वेक्टर ए बी सी कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अब यहां पर ये अंग्रेजी लिख दी कि वेक्टर ए बी सी आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो सच दैट एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज नल वेक्टर। अरे इसका मतलब है क्या? ए बी सी में आपस में एक रिलेशन ही तो दिया हुआ है। मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने लिखा कि ए बी एंड सी आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ दे हैव सम रिलेशन बिटवीन देम। मतलब ये हुआ कि अगर मैं एग्जाम्पल कुछ ऐसे लिख लूं कि 4a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर लिखा हुआ है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसका मतलब क्या है कि ए बी सी में एक रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी आर लीनियरली डिपेंडेंट, ए बी सी आर LD लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा, और एग्जाम्पल की बात कर लूं कि मैंने लिख दिया साहब कि a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। a और b में आपस में रिलेशन है, तो मतलब a और b कैसे वेक्टर हो गए? लीनियरली डिपेंडेंट। व्हाट इज इट्स मीनिंग? a वेक्टर b वेक्टर आर LD। If it is not possible to form any type of relation between vector a, vector b and vector c, अगर मैं a, b और c वेक्टर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बना पा रहा हूं, then we can say that the vectors are what? Linearly independent, LI कहलाएंगे ना। या उसको अगर मैं कुछ और बोलना चाहूं तो ऐसा बोल सकता हूं, a, b, c are a, b and c are linearly independent if x a vector plus y b vector plus z c vector is equals to null vector shows that x equals y equals
z इक्वल 0। किसी भी तरह का अगर आपने रिलेशन बना भी लिया है तो x y z स्केलर क्या है, 0 है, इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन देम, है ना। अगर आपने x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर प्लस z c वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर, ये तभी हो रहा है जब x y z 0 होंगे। अब अगर x y z 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ABC में किसी भी तरह का कोई रिलेशन आप नहीं बना पा रहे हो। तो आप अल्टीमेटली फाइनल बात दिमाग में ये रखें कि द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ दे हैव सम रिलेशन बिटवीन देम, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन बिटवीन देम। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दैट मीन्स A bar, B bar and C bar are Li linearly independent if there is no relation between them। ये वाली मीनिंग आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये तो वैसे भी एक कॉमन सेंस की बात है यार कि आपस में अगर कोई रिलेशन है तभी तो एक दूसरे में डिपेंडेंट है, कोई रिलेशन नहीं है तो इंडिपेंडेंट। सर ये बात तो बिल्कुल मेरे को समझ में आ गई कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर की मीनिंग क्या है। पढ़ क्यों रहे हैं भाई? अरे सर आपने तो ये बताया नहीं कि पढ़ा क्यों रहे हो आप इसको। हाँ जी, हमने सीख तो लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंस। यस, तो पढ़ना क्यों हो रहा है ये अभी सोचते हैं अपन। तो लिखना है हाउ टू शो कोप्लेनरिटी, how to show coplanarity। कोप्लेनरिटी को शो करने की बात अपन सोचते हैं। देखो आगे चल करके हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, वहाँ से भी वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी बहुत आसानी से शो हो जाती है। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में कई बार इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, तो मैं लिख देता हूँ कि वेक्टर्स ए बार, बी बार एंड सी बार। नाम सुन ले जरा, वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। दीज आर नॉट द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स, दीज आर द वेक्टर्स। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो वेक्टर्स ए बार, बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर if and if only if they are linearly dependent। लो भाई, ये बड़ी अच्छी सी बात आपने बोल दी साहब। वेक्टर्स लीनियरली अगर डिपेंडेंट हो जाएं, मतलब मैं अगर किसी तरह से वेक्टर्स के बीच में रिलेशन निकाल दूं तो मैं बिना किसी टेंशन के बोल सकता हूं कि दीज वेक्टर्स आर व्हाट, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स ए बार, बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर इफ दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। दैट मीन्स they have some relation between them, they have some relation between them। अच्छा, इसका कन्वर्स भी दिमाग में आप रख लो कि अगर वेक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन है तो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वेक्टर क्या हो गए, कोप्लेनर। सुन ले जरा सा और आगे बात। यहां पर 3 वेक्टर्स की मैंने बात की, अब मैं 4 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। 4 पॉइंट्स, एक है साहब A, एक है B, एक है C और एक है D। These 4 points are कोप्लेनर। चार पॉइंट्स एक प्लेन पे हैं, मतलब क्या है, कोप्लेनर। कैसे मालूम करेंगे, फोटो थोड़ी बनी हुई है। तो हमने क्या करना है, इन 4 पॉइंट से 3 वेक्टर्स बना लेना है। तो 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर इफ वेक्टर्स, इनसे मैंने क्या किया, 3 वेक्टर्स बना लिए। ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर आर कोप्लेनर। और अगर ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर, कैसे मालूम करेंगे, अरे ऊपर ही लिखा है व्हाट इज इट्स मीनिंग, दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट। खत्म कहानी भाई, खत्म कहानी। और लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है, इनके बीच में आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। बड़े काम की चीज है भाई, बहुत काम की चीज है।
अच्छा, अगर मान लीजिए कि उनके बीच में रिलेशन नहीं निकाल पाए हम, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया इसका मतलब वेक्टर क्या हो गया? नॉन कोप्लेनर हो गया, क्योंकि कोप्लेनर के लिए तो लीनियरली डिपेंडेंसी चाहिए ना, लीनियर डिपेंडेंसी होनी ही चाहिए। चलो कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस देखते हैं भैया, क्योंकि इसके बाद वेक्टर की सही शुरुआत इसके बाद होती है जब हम डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल ज़रूरी हैं, बिना इसके काम नहीं चलेगा। फंडामेंटल डेफिनीशन और फंडामेंटल बेसिक्स जिसको आप बोलते हो, वो हमने कर लिया। इन पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस भी अपन ज़रूर सोचते हैं कि कर डालें, चूँकि बहुत टफ नहीं होंगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होंगे, कर लेना चाहिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए इन 2 वेक्टर्स के सम के डायरेक्शन में, पैरेलल टू मतलब उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो, इस वेक्टर का नाम मैंने ए वेक्टर ले लिया, इस वेक्टर का नाम मैंने बी वेक्टर ले लिया। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। तो पहले सम निकाल दो। सम ऑफ दीज 2 वेक्टर्स दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कितना हो जाएगा भाई? 3 - 2 i कैप, 3 + 1 4 j कैप एंड 1 - 2 माइनस ऑफ k कैप। ये सम हो गया, दैट इज सम ऑफ द वेक्टर्स। अच्छा, अब इस वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इस वेक्टर का नाम ले लेता हूं मैं, लेट इट बी आर वाई। इस वेक्टर का नाम लिख लिया आर वेक्टर। अब मुझे इस वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर लिखना है, मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। तो यूनिट वेक्टर in the direction of r vector, in the direction of r vector is, you know what is that? r cap। इसको लिखते हैं r vector divided by modulus of r। अच्छा, यहां से मैं modulus of r निकाल लेता हूं, और ये कितना हो जाएगा? √1 + 16 + 1 √18 है ना, तो 1/√18 लिख दिया। 3√2 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका वेक्टर है i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ k कैप। दैट इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द 4 पॉइंट्स a, b, c एंड d। ये पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है ना, दिस वन इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, दिस वन इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, दिस वन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C एंड दिस वन इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट AB एंड CD आर पैरेलल। अच्छा, 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर है AB, एक वेक्टर है CD। आपको शो करना है कि पैरेलल, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, या दोनों के i, j, k के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। तो एक काम करते हैं भाई, पहले AB वेक्टर तो निकालना है। तो AB वेक्टर निकाला मैंने, AB वेक्टर, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। ए बी वेक्टर कितना? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, आई कैप माइनस 2i कैप माइनस ऑफ i कैप, 2j माइनस दिस तो माइनस ऑफ j कैप, और 3 - 5 माइनस ऑफ 2k कैप। ओके, फिर सी डी वेक्टर निकालना है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस करोगे तो साहब 6i कैप मिलेगा, this minus this तो प्लस 6 j कैप एंड this minus this प्लस 12 k कैप। अच्छा, आप बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हो ना, देख भी पा रहे हो। अगर मैं निकालूं कि AB वेक्टर डिवाइडेड बाय CD वेक्टर, डिवाइड करके देखो यार, तो -1/6 आएगा। अरे आएगा कि नहीं? -1/6 -1/6 -1/6। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि AB वेक्टर इज
equals to minus of 1/6 times CD vector. So one vector is the scalar multiple of other vector. What one can say, इसका मतलब होगा साहब AB vector is parallel to CD vector. खत्म कहानी. दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे. ठीक है. अब जैसे दिया हुआ कि प्रूव दैट द ट्रायंगल द पोजीशन वेक्टर ऑफ हुज वर्टाइसिस, इन वर्टाइसिस के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं और बोल रहा है कि प्रूव करिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं. बहुत सारे तरीकों से प्रूव किया जा सकता है. आगे चल करके हम डॉट प्रोडक्ट से भी इसको प्रूव करेंगे, लेकिन अभी तो वो पढ़ा नहीं है. तो मान लीजिए कि ये दिया हुआ है पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, दिस वन इज द वर्टेक्स बी एंड दिस वन इज द वर्टेक्स सी. अच्छा, मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. मतलब क्या होता है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड. अरे पाइथागोरस होना चाहिए. तो तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लेते हैं ना भाई. कैसे निकालेंगे? पहले तो ए बी वेक्टर निकाल लो. तो ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस ऑफ आई कैप. ओके, दिस माइनस दिस माइनस ऑफ 2j कैप, this minus this minus of 4k cap. BC vector position vector of C minus position vector of B, this minus this 3i minus I 2i cap minus plus, so minus of j cap and minus plus k cap. And then CA vector position vector of A minus position vector of C, this minus this, so minus of I cap, this minus this, so plus 3j cap, and this minus this plus 5k cap. Now these are the three sides in vector form. अच्छा, इनके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. तो यहाँ से मैंने क्या किया? ए बी वेक्टर का मॉड निकाला. तो ए बी वेक्टर का मॉड आ कितना रहा है साहब? अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 16, 1 + 4 + 16. अच्छा, ये तो हो गया साहब √21, दैट इज द साइड लेंथ. बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, दैट इज द सेकेंड साइड. व्हाट वी गेट? √4 + 1 + 1 एंड दैट इज नथिंग बट √6. अच्छा, और सी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड side length of third, and that is what? 1 + 9 + 25, 1 + 9 + 25, √35. तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू इज नॉट इक्वल्स टू थर्ड. तो एक बार देखना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक अपन ने कर दी ना. बी सी वेक्टर जरा देखो, दिस माइनस दिस कितना आएगा? 2 है. दिस माइनस दिस तो माइनस j, दिस माइनस दिस सो प्लस k. अच्छा, ए बी वेक्टर सही लिखा है मैंने? माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप है ना. दिस माइनस दिस, ये मिस्टेक हो गई साहब, है ना. अच्छा, 6 हो गया तो 36 आएगा ये. तो ये अगर 36 होगा तो ये √41 होगा. हाँ जी, हाँ, अब राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि this square plus this square plus this square is equals to this square. Yes, of course, ABC is a right angled triangle whose hypotenuse is this one. तो आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं ना. ऐसी अभी प्रूव करने की बात हो कि यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट these 4 vertices forming parallelogram, forming rhombus, forming रेक्टेंगल एटसेट्रा. तो ये तो प्रॉपर्टीज से अपन प्रूव कर सकते हैं. जल्दी से लेंथ निकालिए और वहाँ से अपन कनेक्ट कर लेंगे. एक बार रिवाइज ज़रूर करें बहुत अच्छे से, क्योंकि हम थोड़े से एक आध डाउट होंगे आपके, मुझे मालूम है एक डाउट ज़रूर होगा. तो उस डाउट को हम पहले क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स. उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और आप पढ़ाई करें, खूब पढ़ें, मस्त रहें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.